तो देखिए आज जो है अभी हम जो हैं टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टाइप 1 फेसिंग इनसाइड अरेंजमेंट, फेसिंग इनसाइड अरेंजमेंट जो कि टाइप 1 कहा जाता है। तो क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पर डायरेक्शंस दी गई हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, हमें पहले ही बता दिया है केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस, टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए 8 फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पर्सन ढूंढने थे कि मैंने आपको स्टेट्स में लिखवाए थे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने स्टेट्स वाला जो अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो कर लेना। 8 फ्रेंड्स जो हैं यहाँ पर पहला ही स्टेप में हमारा आता था कि कितने नंबर ऑफ पर्सन से, तो हमें यहाँ पर 8 नंबर ऑफ पर्सन से जिनके नाम JKLMNOPNQ होता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। कई बार आपको ये देखो ये कॉन्जिक्यूटिव अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, कई बार जो है ये आपको जंप करके दिए जाएंगे जानबूझकर ताकि आप गलती करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कई बार जो है नाम भी दिए जाते हैं, नाम यानी कि फॉर एग्जाम्पल जैमिन है, यहाँ पर कामिनी है, यहाँ पर लक्की दे दिया, यहाँ पर मानसी दे दिया, नीरू दे दिया, ठीक है, ओशिका दे दिया, प्रणाली दे दिया और लास्ट में क्वीन दे दिया। कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस की जो लेंथ है ना वो बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जो आप इजीली ये जो अल्फ़ाबेट जो पढ़ रहे हो ना इसकी जगह पे आपको और 2 लाइन बढ़ जाएगी, बिकॉज 8 पर्सन के नाम या पूरी क्रिकेट टीम के नाम दे दिए जाएंगे या कोई भी नाम ऐसा होगा अटपटा या सेम वर्ड से कोई मीन सेम लेटर जहाँ से स्टार्टिंग होता है वही सब दिए जाएंगे ताकि आप हमेशा कन्फ्यूज हो जाए। समझ में आ रहा है? अक्षय, आकाश, अजय, अविनाश, जानबूझकर ऐसे ऐसे ही शुरू होंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे उसी के बीच में। ये क्या होता है कि सेम अल्फ़ाबेट से आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो जो कि मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो देखिए हालांकि हमारा क्वेश्चन अभी वो नहीं है, वैसे टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, बट जैसे जैसे आएंगे हम समझेंगे, डोंट वरी। तो हमारा पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेप था वो क्या था? 8 फ्रेंड्स JKLMNOPNQ आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ। तो फेसिंग टू द नॉर्थ बोला है, अब स्ट्रेट लाइन में बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, कि बोले इसी ऑर्डर में नहीं है। अगर इसी ऑर्डर में होता तो क्वेश्चन ही यहाँ पर खत्म हो जाता। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हमें यहाँ से ये इंफॉर्मेशन से हमें 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज 8 पर्सन है, ठीक है। दूसरी चीज टाइप 1 का क्वेश्चन है एंड रो अरेंजमेंट है। इज इट क्लियर? बिकॉज अगर यहाँ पर अभी तक तो हमने टाइप 1 ही लिया है, ठीक है। अगर हमें 2 रोज होती तो 2 रोज बोलते हैं, फिर वो टाइप 2 का क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? स्ट्रेट लाइन फेसिंग टू द नॉर्थ। अब आपको ये चीज़ कंफ्यूज हो जाएगी, सर नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है? यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसा दिया जाएगा। तो कई बार जो है यहाँ पर नॉर्थ, ये जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर वेस्ट बोला जाएगा। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ ये आपके डायरेक्शंस के ये मैप हैं कि नॉर्थ नीचे साउथ, यहाँ पर राइट हैंड साइड में ईस्ट और यहाँ पर क्या है? वेस्ट। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रखने की। आपके सामने वाली डायरेक्शन जो भी है वही नॉर्थ डायरेक्शन है, जस्ट सिंपल है। अगर यहाँ पर ईस्ट बोला होता तो आपके सामने वाली डायरेक्शन ईस्ट हो गई, बिकॉज यू आर फेसिंग टू द मीन्स यू आर इन सिटिंग अरेंजमेंट, यू आर पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपको आपके सामने ही ये चीज़ एज्यूम कर लेनी है। तो ये पहली जो गलती है वो मैंने रेक्टिफाई कर ली। इज इट क्लियर? सॉरी ये दूसरी गलती थी, पहली गलती यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना था नंबर ऑफ पर्सन। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये नीचे एक दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पर हमारा पहला पैराग्राफ एंड होता है जो कि इंफॉर्मेटिव था। अब हमारा यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर बोला एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब क्या बोला है? एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है ओ और उसका थर्ड टू द लेफ्ट। अब देखिए ओके मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ के पास लिख दिया तो मुझे थोड़ा सा इसको दूर लिखना था, तो मैं यहाँ पर दूर लिख देता हूँ, ओ लिख दिया। उसका लेफ्ट यानी कि आपको ये उसका राइट हुआ, ये आपका राइट हुआ और ये आपका लेफ्ट हुआ। तो आपका 1 2 और यहाँ पर थर्ड, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला? एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हो गया। हु सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि वो किसके लिए यूज हुआ यहाँ पर? ओ के लिए या एन के लिए? ओ के लिए यूज हुआ।
अब ओ जो है एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। अब समझ लीजिए, अब हमारे पास 8% की रो है, कुछ इस तरीके से बैठेंगे, तो एन यहाँ पर क्या बैठ सकता है? यस, ये बैठ सकता है, बट हमें बोला है कि ओ जो है एक एंड पर बैठा है, तो ओ की पोजीशन फिक्स हो गई कि किसी एक एंड पर है, तो ओ यहाँ पर कदा भी नहीं बैठ सकता, बिकॉज यहाँ पर तो एंड खत्म हो रही है, मीन्स ये जो रो है ये पूरी तरीके से खत्म हो रही है, तो ओ कहाँ पर होना चाहिए? यहीं पर होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एन सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, आपने लिख दिया यहाँ पर ओ, और उसके 1 2 एन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला है? वो सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, यानी कि किसी एक एंड पर बैठा है ऑफ द रो, यानी कि ये किसी एंड पर बैठा है। चलो अगर कई कैंडिडेट को दिक्कत है ना, तो हम यहीं पर क्वेश्चन को स्टॉप करते हैं, बिकॉज ये ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है, तो हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको प्राइमरी स्टेज पर दिक्कत हो रही है तो हम इसको बाद में सॉल्व करते हैं। हम इसको एंड में हमें इसको बिठाना है, या तो ये किसी इस एंड में आएगा या तो किसी एक एंड में आएगा। ये समझ में आ गया? इतना क्लियर है आपको? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाइदर एन नॉर ओ इज एन इमेज नेबर ऑफ एल। अब क्या बोला है? जो एन या ओ है वो इमेज नेबर ऑफ एल नहीं है, यानी कि एल कहाँ पर नहीं आएगा ये आपको ये सोचना। तो देखिए एल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, एल यहाँ पर नहीं आएगा, एल यहाँ पर नहीं आएगा, और एल जो है वो यहाँ पर भी नहीं आएगा, यानी कि एन या ओ के किसी भी तरफ किसी भी इमीडिएट नेबर एल नहीं बनेगा। एन या ओ जो है उसके किसी भी तरफ एल नहीं बनेगा। इतना क्लियर हो गया? तो देखिए ये बहुत ही इजीली हमने यहाँ तक जो है 2 स्टेटमेंट सॉल्व कर लिए। अगर आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपने पहला स्टेटमेंट लिखा एन डैश डैश ओ, ओके, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, ओ डैश डैश एन लिखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट में लिखा है कि भाई एन डैश डैश ओ है, यहाँ पर एल नहीं है, यहाँ पर एल नहीं है, यहाँ पर एल नहीं है, और यहाँ पर एल नहीं है। इज इट क्लियर? क्यू एंड एल आर इमेज नेबर। अब देखिए क्या बोला है थर्ड स्टेटमेंट, क्यू और एल जो है इमेज नेबर है, और यहाँ पर मैं एल या क्यू इमेज नेबर है। ये दोनों चीज़ें लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मुझे बताइए, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडजेसेंट यानी कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट था उसमें हमने कवर करवाया था। तो क्यू एंड एल जो है वो यहाँ पर इमेज नेबर हो गए। नाइदर क्यू नॉर एल सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रूम, तो इन दोनों में से कोई भी एक किसी भी एंड पर नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पर एंड पर तो हमें कैंसिल ही मार देना है कि ये लोग तो एंड पर बैठे ही नहीं है, यानी कि ये 1 and 8 पोजीशन में है ही नहीं। जो 8 लोग बैठे हैं यानी कि कोई पहला नहीं है, क्यू एन एल में से कोई पहला नहीं आएगा और क्यू एन एल में से कोई एंड लाइन में नहीं आएगा। के सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अब यहाँ पर फोर्थ लाइन जो बोली है वो क्या बोली है, ध्यान दीजिए, के सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो एल एल लिख दो, डैश डैश, यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है कि राइट एंड लेफ्ट क्या है, आपको खुद का राइट ले लेना है। और दूसरी चीज़, कई लोग यहाँ पर के को ले लेते हैं पहले, तो आपको के को नहीं लेना है। जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत है वो क्या पढ़ेंगे, के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो एल पढ़ो, उसका राइट देखो यानी कि आपका राइट, उसका थर्ड यानी कि राइट साइड में थर्ड नंबर, और वहाँ पर के लिख दो। बहुत ही आसानी के साथ मैंने बता दिया है। जो भी वीकेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, उनको धीरे धीरे करना पड़ेगा। फिर एम डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, समझ में आ रहा है, यानी कि हमें 1 सेकेंड क्या बोला है, फिफ्थ नंबर, एम जो है किसी एंड पर नहीं बैठा, यानी कि एम भी जो है वो एंड पर नहीं है, यानी कि ये पहली और 8वीं पोजीशन पे नहीं आएगा, जैसे एल एन क्यू नहीं आया था, याद करो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट वन, नाइदर एम नॉर क्यू इज अ नेबर ऑफ एन। अब देखो 6 नंबर का लाइन क्या कहता है, एम नाइदर एम नॉर क्यू इज अ नेबर ऑफ एन, यानी कि एम ऑन क्यू जो है वो एन का नेबर नहीं है। देखो ये सब जो है ना एक हिडन एडजस्टमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस एज वेल एज हिडन एडजस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं। जे इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब देखिए 7 नंबर की लाइन जो दी गई है,
J is the third to the left of M and लिखा डैश डैश J लिख दिया। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर जो मैंने 6 नंबर में लिखी है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नाइदर एम नॉर क्यू, यानी कि ये डिफरेंट है। ये एम एंड क्यू नेबर नहीं है, यहाँ पर कहीं पर बाइफरकेट नहीं हो रहा है कि एम एंड क्यू जो है वो नेबर है। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। चलिए तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूँ। एम जो है वो एन के आसपास नहीं है और क्यू जो है वो भी एन के आसपास नहीं है। इज इट क्लियर? अगर होता तो मैं ऊपर पावर में लिखकर उसको कुछ नहीं करता बस, और अगर नहीं है तो मैं उसको कैंसिल कंपलसरी करूँगा। ये मेरी कोडिंग लैंग्वेज है जिसकी बदौलत आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या आप सभी को ये लैंग्वेज क्लियर है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर पहली लाइन पढ़ी थी यहाँ पर कि एन डैश डैश ओ है, और ओ जो है किसी एक एंड पर बैठा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ओ वो सिट्स एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि ये किसी एंड पर है। ये आपको समझ में आया? सिर्फ ओ के बारे में बोला था, एन के बारे में नहीं बोला था। तो जस्ट सिंपल है। अब देखिए मेरे पास एक रो है, ध्यान दीजिए, जिसमें कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे सबसे पहले 8 डैश में यहाँ पर ओके कर देता हूँ। यहाँ पर पहली डैश, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7 और ये 8। इज इट क्लियर? ये 8वीं डैश हो गई। मैं इनिशियली स्टेज पर नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए आपको जितने नंबर ऑफ पर्सन बोले जाए उतनी आप डैश पहले आप ड्रॉ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ड्रॉ उतनी लगा दो। अब देखिए यहाँ पर बोला है एन डैश डैश ओ, जो कि ओ किसी एक एन पर बैठे। अब आप मुझे बताइए क्या मैं ओ को यहाँ पर बिठाऊंगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि ओ अगर मैं यहाँ पर बिठाता हूँ, चलो किसी ने बैठा भी दिया, तो डैश डैश एन यहाँ पर बनेगा। यानी कि तो यहाँ पर लाइन की स्टार्टिंग लाइन है, ये पूरी रो शुरू हो रही है, तो ओ कदापि यहीं पर नहीं आएगा। ओ कहाँ पर आएगा? ओ यहाँ पर आएगा। डैश डैश एन हो गया, इजी है। तो देखो हमने पहली लाइन इजीली सक्सेसफुली यहाँ पर हमने रो में बिठा दी। इज इट क्लियर? तो हमारी पहली लाइन यहाँ पर क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी के साथ। देखिए अभी हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने यहीं पर सबके सब क्लू यहाँ पर लिख दिए। तो ये क्लू अगर आपने ढंग से लिखे होंगे तभी आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं तो आप क्या करोगे? गड़बड़ कर दोगे। ठीक है। नाउ एन एन ओ जो है वो एल के आसपास नहीं आएगा, यानी कि एल कहाँ पर नहीं आएगा? ध्यान दीजिएगा, एल यहाँ पर नहीं आएगा, एल यहाँ पर नहीं आएगा, एल यहाँ पर नहीं आएगा। तो एल जो है 1 2 3 में से किसी एक जगह पे आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एल शॉर्ट में। ठीक है। और क्यू जो है, क्यू और एल जो है क्या है? साथ में बैठे हुए हैं। क्यू एंड एल जो है वो साथ में बैठे हुए हैं और किसी भी एंड में नहीं बैठे हुए। बोला है ना? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि 1 एंड 8 पोजीशन पे नहीं है। मैंने यहाँ पर कोडिंग फॉर्म में लिख कर रखा है। ऐसी कोडिंग आपको सीखनी पड़ेगी, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस धीरे धीरे हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 एंड 8 में नहीं बैठा है तो 1 एंड 8 पे नहीं बिठाना है। हालांकि 8 पे तो बैठ ही नहीं सकता आप कोई, हमें कंफर्म मालूम पड़ेगा कि 8 नंबर की पोजीशन पे कौन बैठा है? ओ बैठा है। अब क्यू एन एल या एल या क्यू, इन दो में से कोई एक पर्सन मीन्स इन दो में से कोई एक आएगा, तो कौन सा आएगा हम नहीं जानते अभी। और हालांकि हमें बोला है कि एल यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ तक तो नहीं आएगा ना, बिकॉज एल जो है वो क्या बोला है? एन एन ओ के आसपास नहीं आएगा। तो हमारे पास अब ये दो ऑप्शंस रहते हैं, ये वाला और वंस अगेन ये वाला। इसमें वाइस वर्सा, बिकॉज एल क्यू भी तो हो सकता है, एल क्यू हो सकता है, क्यू एल हो सकता है, वंस अगेन एल क्यू हो सकता है। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बोला है एल डैश डैश के। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 रो बनानी पड़ेगी, हम कंपलसरी 3 रो बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, इसमें 3 रो की पॉसिबिलिटीज आ गई। कैसे? मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। देखिए इसे जो जब तक आप कंफर्म है ना तब तक आप इसको एज इट इज लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और यहाँ पर वंस अगेन हमें इसको वंस अगेन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। तो हमें मालूम है ओ यहाँ पर आ गया और डैश डैश एन यहाँ पर आ गया। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या थी? QL थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए Q एंड L लिख दिया, कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर देखिए एन डैश डैश ओ, ये तो एज इट इज़ है, फिर मैंने एल क्यू कर दिया, चलेगा या नहीं चलेगा? यस ऑफकोर्स चलेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटीज एल एन क्यू ऐसे करती, देखो इससे एल जो है वो एन का नेबर में नहीं बना। तो ये तीनों संभावनाएं हैं, हम तीनों में से किसी को भी अभी तक रिजेक्ट नहीं कर पाए या नहीं कर पाएंगे। अब इसके लिए हमें आगे की लाइंस पढ़नी पड़ेगी अगर हमें इसको कैंसिल करना है। ध्यान देते हैं। अब देखिए हम डायरेक्टली तो आगे जा नहीं सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अब हमें बोला है एल डैश डैश के, तो अगर हम ये लेते हैं, अगर हमारा ये है तो एल डैश डैश के है, इज इट क्लियर? और अगर हमारा ये है तो एल डैश डैश के, यानी कि ये रिजेक्ट हो गया बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एन बैठा हुआ है। तो एल और एन के बीच में मीन्स एल के राइट हैंड साइड पे जा रहा है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड। आपको ये साइड भी देखनी है यहाँ पर कि ये एल के राइट हैंड साइड में गया है। तो एल डैश डैश के यहाँ पर बन रहा है एल डैश डैश के, और दूसरा एल डैश डैश के यहाँ पर नहीं बन रहा है। तीसरा एल डैश डैश के यहाँ पर संभव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन, एम जो है किसी भी एंड पर नहीं बैठा है। एम जो है किसी भी एंड पर नहीं बैठा है, यानी कि एम जो है वो फर्स्ट पे नहीं आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। ये तो लाइन पूरी कैंसिल हो गई है। एम यहाँ पर नहीं आएगा, एम यहाँ पर या यहाँ पर आना चाहिए। अब बट रुक जाते हैं, इतनी सारी प्रोबेबिलिटी चेक करने से पहले अब हमें मालूम पड़ेगा कि एम यहाँ पर नहीं आएगा, या तो 4 एन 7 पे आएगा या तो सेकंड एन 7 पे आएगा, दो में से किसी एक में आएगा। अब ये मत सोचना यहाँ पर कि यहाँ पर सर 7 7 दोनों कॉमन है तो 7 पे ही लगा देते, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ये भी गलतियाँ करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो अभी हमें क्या बोला है, एम जो है और एम और क्यू के आसपास एन नहीं है, हमें ये बोला है या नहीं बोला है? देखिए एम एन क्यू के आसपास एन नहीं है, और हमें क्या बोला है, जे डैश डैश एम। तो जे डैश डैश एम किस में पॉसिबल है? अब देखो हमें एक चीज़ याद रखनी है, एन के आसपास एम नहीं बिठाना है, यानी कि देखो एम यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ एम जो है वो क्यू के आसपास भी नहीं है, क्यू के आसपास यानी कि एम यहाँ पर भी नहीं बनेगा, तो एम यहाँ पर बनेगा इस अरेंजमेंट में। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए क्या बोला है, मैं वन सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ। एम जो है किसी भी एंड में नहीं है बोला है, तो एम तो यहाँ पर भूल ही जाओ। एम एन क्यू जो है वो एन के आसपास नहीं है, तो एम यहाँ पर देखो एन के आसपास नहीं आएगा, एन यहाँ एम यहाँ पर नहीं आया तो एम यहीं पर आएगा, और क्यू जो है उसके आसपास जो है एन नहीं आएगा, यानी कि एन की ये कंफर्म पोजीशन हो गई। और क्यू यहाँ पर नहीं आएगा, यानी कि क्यू यहाँ पर कंफर्म बैठ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी रो जो है हमारी यहाँ पर बन रही है, हमें क्या बोला है, एम किसी एंड पर नहीं बैठ रहा है, और क्या बोला है, एम एन क्यू जो है उसके आसपास एन नहीं है, तो एम यहाँ पर नहीं, एम यहाँ पर या यहाँ पर बनेगा। इज इट क्लियर? सॉरी, एम यहाँ पर या यहाँ पर बनेगा। इज इट क्लियर? अब हमें आगे क्या बोला है, जे डैश डैश एम। अगर हम एम को यहाँ पर रखते हैं तो जे को रखने की यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और अगर हम देखो यहाँ पर रख रहे हैं तो एम को तो जगह ही नहीं है, तो ये देखिए हमें यहाँ पर कंफर्म हो रहा है कि भाई जे जो है वो यहीं पर आएगा, जे और एम के बीच में दो स्पेस यहीं पर पॉसिबल है, और किसी पर पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। देखिए आप है ना यहाँ पर आके कंफ्यूज हो गए, मैं जानता हूँ आप अधिक से अधिक जो मात्रा में कैंडिडेट जो है वो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं ये एम को लेकर। अब देखिए हमें क्या बोला है, पहली कंडीशन क्या बोली है, एम जो है किसी एंड पर नहीं है, तो एम यहाँ पर नहीं आएगा। हमने तो ये तो पहले ही नकार दिया था, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये तो समझ में आया ना। अब एम जो है, आप ये भी कर सकते हो कि ये दोनों सॉल्व करने की जगह पे आप 7 नंबर ले लो, ये भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने जिस हिसाब से किया उस हिसाब से ही आप जाओ, आप बड़ी लाइन भी पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर के बोले इस तरीके से क्रम में जा रहे तो हम क्रम में जाए, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन बड़ी है, मैं इसको टेकल कर सकता हूँ, आप उसमें टेकल कीजिए। तो जे एंड एम है, तो जे और एम के बीच में 2 पर्सन है। तो चलो मैं 1 सेकेंड लेता हूँ, यहाँ पर हमने इरेज कर दिया, यहाँ पर हमने इरेज कर दिया, और यहाँ पर हमने इरेज कर दिया। इज इट क्लियर? 1 सेकेंड, हमने यहाँ पर इरेज कर दिया, यहाँ पर इरेज कर दिया, और यहाँ पर इरेज कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जे और एम के बीच में 2 पर्सन है, तो देखिए जे और एम ऐसे बनेगा, और दूसरा जे एंड एम ऐसे बनेगा। इज इट क्लियर? 2 में से कोई एक बनेगा। और हमें क्या बोला है, एम जो है जो कि एन के आसपास नहीं है, तो एम जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं आएगा, यानी कि ये संभावना तो खत्म हो गई। अब
एम जो है वो किसी एंड पर भी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये यहीं पर बन रहा है, देखो जे डैश डैश है, इक्वेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और एम जो है और क्यू जो है वो एन के आसपास नहीं है, तो जे जो कि बन ही रहा है। और दूसरी चीज़ जे डैश डैश एम है, तो जो तो इसमें तो सेट ही नहीं हो रहा है, इसमें तो सेट ही नहीं हो रहा है जे और एम। तो हमें ये यहाँ पर कंफर्म मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर जे डैश डैश एम यहाँ पर आएगा। तो आपने ये जे डैश डैश एम लिख दिया, ठीक है। फिर अब हमारे पास एक बंदा बाकी है, वो बंदा कौन है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो एक बंदा कौन है, इसको ज़रा प्रॉपरली लिख देते हैं, फिर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एक बंदा है वो जे और एम हमने लिख दिया, और यहाँ पर एक बंदा मिसिंग है, वो कौन है, पी मिसिंग है। ध्यान दीजिए, ये पूरा आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पी इज़ अ मिसिंग, तो पी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारी रो अरेंजमेंट खत्म हो गई। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पूरा ही सॉल्व हो गया है। अगर आपको इसको वेरीफाई करना है तो आप इसको 1 बाय 1 लैंग्वेज से पढ़ के वेरीफाई कीजिए। एन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, तो एन जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ है, इस तरीके से आप वेरीफाई कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चन जो कि हमें पूछा गया है। अब हमें इसके बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो भी क्वेश्चन दिए हैं, ये हमने पजल जो सॉल्व की है रो अरेंजमेंट, इसके भी यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछे आएंगे। देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट ऑफ के। जे की पोजीशन के से की तरफ है, तो के सेकंड टू द लेफ्ट में है, विथ रिस्पेक्ट टू के, विथ रिस्पेक्ट टू के, समझ में आ रहा है। के की तरफ से देखना है, कई लोग क्या करेंगे जे की तरफ से देखेंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकंड टू द राइट बनेगा। इज इट क्लियर? ओके सॉरी, सेकंड टू द लेफ्ट बनेगा, इट वॉज माई मिस्टेक, सेकंड टू द लेफ्ट बनेगा, बिकॉज ये जो है के से लेफ्ट साइड है, जो कि मैंने एरो भी ड्रॉ किया था, बट यहाँ पर सेकंड टू द लेफ्ट बनेगा, के का सेकंड टू द लेफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। नाउ हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड ओ। अब एल एंड ओ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, देखिए एल एंड ओ यहाँ पर है, तो इनके बीच में कितने पर्सन है, 4। तो देखिए अब यहाँ पर नन ऑप्शन दिया गया, नन ऑफ दिस दिया गया। अब नन ऑप्शन किसके लिए है, ए बी सी ऑप्शन के लिए है। नन ऑफ दिस का मतलब क्या, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई बनेगा। कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, सर नन भी दिया गया, नन ऑफ दिस भी दिया गया। नन यानी कि क्या है, ये इनके लिए यूज हुआ है, ए बी सी के लिए, कि इनमें से कोई नहीं। और नन ऑफ दिस यानी कि ये चारों में से कोई नहीं। इज इट क्लियर? देखिए ये आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर नन मार्क करके आ जाएंगे, जो कि गलती है, ये गलती है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी मतलब निकलता है कि भाई एल एंड ओ के बीच में कोई पर्सन ही नहीं बैठा है, नन, ये कोई पर्सन ही नहीं बैठा है, ये भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, ध्यान दीजिएगा, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ एन। हमें ये जो अरेंजमेंट दी गई है, ये हमें एन की रिस्पेक्ट से कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हमें इसको 1 बाय 1 सभी स्टेटमेंट को स्टडी करनी है और इसके साथ कंपेयर करना है। चलो स्टार्ट कीजिएगा आप स्टेटमेंट को कंपेयर करना, और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम बात करें ऑप्शंस की ए बी सी डी ई में से, तो कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, हम देख लेते हैं 1 बाय 1 कंपेयर करके। ओनली 2% सीट बिटवीन एन एंड एम, तो एन यहाँ पर बैठा है और एम यहाँ पर बैठा है, तो इन दोनों के बीच में तो केवल एक पर्सन है, यानी कि ऑप्शन ए फॉल्स है। ओनली 2% सीट बिटवीन एन टू द राइट ऑफ एन, यानी कि एन के राइट में केवल 2% बैठे, जो कि गलत है, 3% बैठे हुए हैं ना, आप देख सकते हो, के भी बैठा है, एम भी बैठा है और ओ भी बैठा है, तो हाँ ओ भी बैठा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, जो कि हमें लास्ट में मालूम पड़ेगा, ये बीच में ही दे दिया है जानबूझकर आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये हमें लास्ट में मालूम पड़ेगा, तो हम इसको लास्ट में चेक करेंगे अगर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठा तो। बोथ जे एंड के आर इमेज नेबर ऑफ एन, एन के जो इमेज नेबर है, देखिए जे भी है और के भी है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन डी जो है वो सही हो रहा है, तो ऑप्शन सी की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर आंसर सही है, ठीक है। नाउ वो अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, देखिए वो अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है। अब एक्सट्रीम एंड कौन से होते हैं, 2 एंड होते हैं सर्कल, सॉरी रो में, एक पहला ये और दूसरा ये,
हम जानते भली बात है, हमने इस रो को भी और इस रो को भी रिजेक्ट कर दिया, हमारी पहली रो ही फाइनल आंसर था। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रीम एंड पे 2 पर्सन बैठे हुए, एक तो पी बेटा है जो कि लेफ्ट हैंड पे है, और एक ओ बेटा है जो कि राइट हैंड में है। ये आपको क्यों दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ये एक्चुअली लिखने में 1 सेकेंड क्यों हो गया, तो यहाँ पर ये ओ है, ठीक है। तो ओ जो है वो एंड पे है और पी जो है एक एंड पे है। ओ जो है वो राइट एंड पे है और पी जो है वो लेफ्ट हैंड पे। अब हमें ऑप्शन कंपेयर करना है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है यहाँ पर, जिसमें पी। वो सीट बिटवीन एल एंड जे, एल एंड जे के बीच में कौन बैठा है, तो एल एंड जे के बीच में कौन बैठा है, कोई बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो एल एंड जे के बीच में हम भली बात ही जानते हैं कि कोई नहीं बैठा है, तो यहाँ पर नो वन आएगा, ऑप्शन विल बी सी। यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, नो वन। समझ में आया। तो यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन जो हैं रो अरेंजमेंट बहुत इजीली एंड क्विकली सॉल्व कर ली है। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत आए बिना, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही ईजीएस्ट वे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को, किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होती है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बता सकता है कि किसी को कोई डाउट है या नहीं है, ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकता है। और ऐसे ही ढेरों क्वेश्चन दिए गए हैं नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट पेज ऑनवर्ड्स जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसा लगा ये क्वेश्चन, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा था और आपको समझ में आया या नहीं आया। ये दोनों चीज़ों का मुझे एक कमेंट करके बताना है। और आपको लेक्चर में मज़ा आया नहीं आया। देखिए आपका ये पहला सेशन था क्वेश्चन को लेकर। क्वेश्चन हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें आपको बहुत ही मज़ा होगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से भी घर पे ट्राई कर सकते हैं और अभी के अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। और ट्राई करके जो है आप एक बार वापस से देख सकते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो है पहला क्वेश्चन था तो शायद इसलिए भी आपको टाइम ज़्यादा लगा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऑलमोस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अराउंड 25 मिनट तो एटलीस्ट लग ही गए हैं। एग्जामिनेशन में हमारे पास जो होता है टाइमिंग के लिमिटेशन होता है, इतने टाइम में तो हमें पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करके निकल जाना होता है। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ये जो ऐसे क्वेश्चन से विद इन 1 और 2 मिनट्स में क्वेश्चन खत्म हो जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होगी, आपको धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस लगातार करनी पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगा कि दिल्ली का एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर लें ताकि आपकी स्पीड भी बने और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और आपकी जो भी लो फॉल्स है जो कि हमने बहुत ही पहले ही क्लियर कर चुके हैं, जो भी लैंग्वेज आपके बैरियर थे वो, तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो आशा रखता हूँ आप सभी को जो है आज के ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू वॉचिंग एंटायर लेक्चर्स।